अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो जो ज़्यादती केस है उसकी गर्द जो कि छटने का इंतज़ार है वो अभी तक छट नहीं रही है और अब उसकी तफ्तीश थोड़ी आगे बढ़ी है तो रिपोर्ट आ गई है जिसमें डीएनए की रिपोर्ट बताती है कि ख़वातीन में से एक खातून के साथ तो ज़्यादती साबित हो गई है और मज़ीद अभी जो मुल्ज़िमान हैं उनमें से कुछ के साथ डीएनए उसका मैच कर गया है और बाकी की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दूसरी तरफ जिक्र करेंगे कश्मीरियों के लंदन में एक बड़े प्रोटेस्ट का, जो हैरत अंगेज़ तौर पर ख़ासा बड़ा प्रोटेस्ट था और उसमें क्या गम व गुस्से का इजहार हो रहा है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब जो रिसेंटली गवर्नर बनाए गए थे, उनकी तरफ से पे दर पे बोंगियों का सिलसिला जारी है। तो ज़रा बात करेंगे कि आखिर ये क्या चॉइसेस हैं कि आप इस किस्म के लोग जो हैं वो अहम ओहदों पर तैनात कर देते हैं जिनको इतनी भी सेंस नहीं होती कि किस जगह पर जाकर किस किस्म की गुफ्तगू करना ज़रूरी होता है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि ज़्यादती केस जो आगे बढ़ रहा है लाहौर में, रज़ा डार जिस तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं तो सारे मीडिया का फोकस भी है। इसमें अब जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक जो गैर मुल्की खातून थी उसके साथ ज़्यादती साबित हो गई है और जो डीएनए मैच किया है वो 3 मुल्ज़िमान का डीएनए मैच कर गया है और जिससे ये पता चलता है कि एक तो एक से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादती की और दूसरा ये कि ज़्यादती भी हुई। ये तो बात पहले भी आ चुकी थी एफआईआर में कि रज़ा डार ने ख़ुद ज़ाती तौर पर ज़्यादती नहीं की, लेकिन जाहिर है उनका इस पूरे अमल में एक हिस्सा था क्योंकि उन्होंने बुलवाया या उनके साथ सारी जो मैनेजमेंट थी, सहूलतकारी थी, उनको यहाँ बुलाने की, यहाँ ठहराने की, वो सब चीज़ें ज़ाहिर है वो साथ साथ कर रहे थे। अब इसमें जो सारे आगे मामला बढ़ेगा तो अब चूँकि बताया ये गया कि 8 मुल्ज़िमान मजमूई तौर पर गिरफ़्तार हैं तो अब बाकी के भी मुल्ज़िमान का डीएनए ले लिया गया और जब अब फर्दर ज़ाहिर है उनके भी आएंगे रिपोर्ट्स वगैरह डीएनए के तो फिर पता चलेगा कि कितने मुल्ज़िमान ने एग्जैक्टली ज़्यादती की और क्या वहाँ पर बाकी दोनों जो एक दूसरी खातून थी क्या उसके साथ भी ज़्यादती हुई या नहीं, कि अब ये आगे मज़ीद रिपोर्ट्स आने तक ज़रा देखना पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई कि ज़्यादती का वाक़या हुआ है, गैंग रेप हुआ है। हमारे बहुत से ऐसे साथी सहाफ़ी, ख़ास तौर पे मैं हसन अयूब का जिक्र करूँगी क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा इसके ऊपर बात की अपने व्लॉग में भी, अपने प्रोग्राम में भी, कि ज़्यादती हुई नहीं है। उन्होंने कहा ज़्यादती शाती कोई नहीं हुई, लेन देन का मामला ज़रूर है, उसकी वजह से उन्हें डराने वगैरह के लिए ये उन्हें कहा गया कि आप अगवा हो गई हैं वगैरह, लेकिन ज़्यादती नहीं हुई, ये उनका कहना था। लेकिन अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसने उनके इस दावे को गलत साबित कर दिया कि ज़्यादती हुई है। दूसरा, और भी कई सहाफ़ी जो ये अलम उठाए सामने आए थे कि जनाब रज़ा डार तो ख़ुद एक बेचारा फंस गया है, वो तो ख़ुद विक्टिम है, तो उनका भी अब मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा सोचने का टाइम है कि वो भी कुछ इस बारे में इज़हार ख़याल करें, आके कोई माजरत वगैरह ही कर लें, क्योंकि ये भी बात खुद जो पुलिस ऑफिसर हैं फैसल कामरान, उन्होंने कल कंफर्म कर दी थी कि बेसिकली वो रस्सियों में बंधे हुए नहीं थे बल्कि वो तो फ़रार होते फिर रहे थे। ये अलग बात है कि पुलिस उनकी मदद कर रही थी या नहीं, इसके ऊपर बड़े सवाल हैं कि उन्हें पता कैसे चला कि भाई पुलिस छापा मारने वाली है और वो पहले ही वहाँ से लड़कियों को लेकर फ़रार क्यों हो गए और इस तमाम केस में क्या वाकई उनकी कोई हेल्प की जा रही है या नहीं। तो इसके ऊपर तो एक अलहदा बात जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथी सहाफ़ी जो क्लीन चिट देने पर तुले बैठे थे कि जनाब किसी तरह इसहाक डार साहब की फ़ैमिली को क्लियर कर लिया जाए, वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर मेरा ख्याल है आके कुछ ना कुछ लबकुशाई करें। तो अब जो एक नया बयानिया सामने आ रहा है वो ये कि जी देखिए, अगर रज़ा डार ने कुछ किया भी है तो भाई वो उसका फ़ेल है, उसका ज़िम्मेदार जो है उसकी फ़ैमिली को तो नहीं ठहराया जा सकता। मैं उसूली तौर पर इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी औलाद किसी भी किस्म की खुराफात में मुब्तला हो या वो बदनामी का बाइस बने या वो कोई जराइम इख्तियार करे। तो ये तो कोई माँ बाप नहीं चाहते। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर कोई शख्स बालिग है और वो अपने तौर पर कोई जराइम कमिट करता है तो उसका ज़िम्मेदार वही है, उसके घर वालों या उसकी फैमिली को उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।
लेकिन इसके साथ ये ज़रूर देखना होगा कि जब आपके फैमिली मेम्बर्स आला ओहदों पर फाइज हों तो ताल्लुक़ इस लिहाज से देखना बन जाता है कि भाई कहीं कोई ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं लड़के को बचाने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही, या आप यही कह लें कि कोई आप आके अपना फैमिली वर्जन देते हैं तो कोई ऐलान लाताल्लुक़ी कर देते हैं कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है, इसका जो भी आपने सज़ा देनी है, हल निकालना निकालें और हमारा कोई वास्ता नहीं, हम किसी क्रिमिनल के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो ऐसी भी कोई स्टेटमेंट जो है इसहाक डार साहब की तरफ से नहीं आई है। कल उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया जिसमें वो जैसे वो दुआएं वगैरह ट्वीट कर रहे होते हैं, तो उसी किस्म से उन्होंने जो है वो एक इस्लामिक रेफरेंस में कुछ ट्वीट किया हुआ था, लेकिन इस मामले के ऊपर कोई उन्होंने पब्लिकली मौक़िफ़ नहीं लिया है। अब ये बात तो तय है कि वो आपका नवासा है, और ये भी बात तय है कि वो इस केस में किसी न किसी हद तक मुलविस है। तो फिर उसके बाद तो एक आपका बयान बनता था कि आप ऑफिशियल वर्जन दें, लेकिन वो नहीं दिया गया। और वो वर्जन अगर कुछ थोड़ा बहुत दिया भी गया तो वो जियो न्यूज़ पे दिया गया। और इवन मैं देख रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब का भी कुछ स्टेटमेंट चल रहा था, तो वो भी जियो न्यूज़ पे चल रहा था। अब मज़े की बात ये कि जियो न्यूज़ एक इस वक्त ऐसा चैनल है जो ऑफ एयर है और जिसके बारे में मतलब ख़ुद जो आप समझ लें कि केबल के ऊपर वैसे ही बंद है और वो सज़ा के तौर पे बंद है, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वो सज़ा के तौर पर बंद है। तो भाई आपके अपने ही पैमरा इदारे ने जिसको सज़ा के तौर पे बंद रखा है, वफाकी वज़ीर उसको जाके इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? पहले तो मेरा ये भी सवाल है कि उनको तो खुद चाहिए कि भाई हम आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे, भाई पहले आप अपनी सज़ा भुगतें और उसके बाद जो है हम आपके पास जो है वर्जन देंगे। तो पहले तो मुझे इस बात की भी हैरत हुई कि वफाकी वज़ीर उस चैनल पर जाके अपना वर्जन दे ही क्यों रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ, ये सेटिंग गड़बड़ हो रही है तो अब उसमें जो है जैसे मैंने कहा कि वो एक चीज़ सामने आई, उसके बाद अभी तक कोई उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ नहीं सामने आया। तो अब सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि फिर आगे इस बात को कैसे कोई यकीन करे कि किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा या कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी या कोई सेटलमेंट करके किसी तरह मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश नहीं की जाएगी। बहुत से लोग कहते थे कि सुलहनामा हो जाएगा। सुलहनामा तो नहीं हो सकता रेप केसेस में, ये तो बात मैंने आपको कल भी बता दी थी, जो आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर भी सामने आ चुकी है। लेकिन बहरहाल असर रसूख इस्तेमाल करके शवाहिद ज़ाया किए जा सकते हैं, मामले में से बहुत सी दफ़ात इधर उधर की जा सकती हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा भी ज़मानत हो सकती है, ज़मानत के बाद आगे पेशरफ्ती ना हो और फिर लोग भी भूल भाल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमने देखी हैं। आपको याद होगा एक जज साहब हैं, आसिफ साहब, उधर हाई कोर्ट में बैठते हैं, और उनके एक नाबालिग बेटे ने 2 लड़कियां स्कूटर पे जा रही थी, उनको कुचल डाला था अपनी बड़ी सी लैंड क्रूज़र से और वो बेचारी जाँ बहक हो गई थी। लेकिन क्या हुआ था कि उस फैमिली को जनाब जाके पैसे वैसे देकर उनको चुप भी करवा दिया गया और जज साहब का बेटा फौरी तौर पे बाहर भी आ गया। ना जज साहब को कोई सज़ा मिली और ना ही बेटे को। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो किसी आम शख्स का बेटा होता तो क्या वो इतनी आसानी से छूट जाता? हमने तो ये नहीं देखा। तो ये बात कहना कि जी कोई इस सिलसिले में उनका लिंक नहीं बनता, ये मेरा ख्याल है इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता इस चीज़ से कि हमने तो यहाँ देखा ही ये है कि जनाब किस तरीके से असर रसूख वाले लोग अपने मामलात, अपनी औलादों को किस तरह से मक्खन में से बाल की तरह निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ निहाल हाशमी साहब गवर्नर सिंध है, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे से रिपोर्टर के साथ अजीब व गरीब किस्म अंदाज से सवाल जवाब शुरू कर दिए कि भाई तुम्हारी बीट क्या है और तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लगा दूं और ये और वो, अजीब व गरीब तरीके से। मतलब आपकी जमात के वज़ीर ख़ारजा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है और वो आपसे सवाल ये कर रहा है कि क्या फेयर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। रिपोर्टर ये सवाल कर रहा है और उसका बिल्कुल एक जायज़ सवाल है, बजाय इसके कि आप उसको आंसर करें। गवर्नर साहब जो हैं वो उसके ऊपर आगे से उलझ रहे हैं उसके साथ कि तुम चुप करो और तुम्हारा ये बीट नहीं है और ये वो। तो ये बेसिकली वो मेंटालिटी है शरीफ फैमिली की जो आपको इक़्तिदार में नज़र आती है, शरीफ फैमिली प्लस PMLN की, कि जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आप देखें कि इनके मिजाज कहाँ होते हैं। फिर इनके मिजाज वो वाले होते हैं कि लिया है भाई कर लो फिर जो करना है, तो नहीं करते भाई इन्वेस्टिगेशन, कर लो फिर जो करना है। तो ये तो वही वाली बात हो गई। और मौसूफ अभी चंद दिन पहले किसी कॉन्वोकेशन में थे यूनिवर्सिटी की, और मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे पहले तो सर पैर ही समझ नहीं आया है। मैंने कहा शायद कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई स्पीच वगैरह जोड़ के कोई एडिट किया गया है क्लिप,
लेकिन फिर जब मैंने देखा तो वो तो दुरुस्त था वीडियो का क्लिप। अच्छा, उसमें अब बात क्या हो रही है, कॉन्वोकेशन में गए हुए हैं मौसूफ और जाके वहाँ पे मौजूद तालिबात से गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, सास बहू के झगड़ों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और सवाल उन्हें कर रहे हैं कि जनाब आप मुझे अपनी शादी पे बुलाएंगी या नहीं, कौन कौन मुझे शादी पे बुलाएगा, ज़रा हाथ खड़े करें। और इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो वहाँ पे ख़वातीन तालिबात के साथ की जा रही है। अब आप मुझे अंदाज़ा करके ये बताएं कि क्या इस बात की कोई लॉजिक है कि आप एक कॉन्वोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर बजाय इसके कि बच्चों को या स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं उनको कोई अक्ल की बात बताएं, कोई उनकी अखलाकी तरबियत के ऊपर ज़ोर दें, कोई उनसे आप मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की से मुतल्लिक़ कोई अहम गुफ्तगू करें, कोई उनको आगे का रास्ता दिखाएं कि आगे का पहचान क्या कैसे बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है। बजाय इसके कि आप इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करें, आप गुफ्तगू कर रहे हैं जाकर के सास बहू के झगड़े होते हैं नहीं होते, कौन सास बहू के साथ लड़ेगा नहीं लड़ेगा और कौन शादी पे मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। वैसे तो इस सवाल के जवाब में भी दो एक के अलावा कोई ज़्यादा हाथ नहीं उठे कि कोई उनको शादी पे बुलाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे नज़दीक तो मुझे इस गुफ्तगू की समझ नहीं आई कि ये क्या लॉजिक थी इस तरह की गुफ्तगू करने की। तो ये देखकर अफसोस होता है कि किस किस्म के लोग आप लोगों ने मुसल्लत किए हमारे ऊपर, कि जिन इनसे पहले वाले जो कामरान टिसोरी साहब हैं वो भी इल्ला माशाल्लाह, और उसके बाद जो उनको रिप्लेस करके साहब आए हैं वो उनसे आगे बढ़कर। मतलब है कि किस बात की सज़ा है हमें कि हमें इन जैसे लोगों के पल्ले जो है वो डाल दिया गया है या इनको हमारे पल्ले बांध दिया गया है कि जिनको यही सेंस नहीं है कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई इल्म हिकमत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आज मैं वैसे एक कहीं पोस्ट पढ़ी थी तो उसमें किसी ने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा के कुछ कंपैरिजन्स की बात की हुई थी कि जनरल ज़िया उनको लेके आया और ये वो। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई कि देखें, अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर में भी, इवन हम तो इस दौर की बात करते हैं ना कि जी इस दौर में, उस दौर में भी नवाज शरीफ और अगर बेनज़ीर को भी आप कंपेयर करें ना तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं था। इवन बेनज़ीर साहिबा, आप उनकी वैसे अदरवाइज सियासत में बेतहाशा गलतियां भी हैं, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उनकी सियासत से भी पॉलिसी से भी इख्तलाफ या तनकीद की जा सकती है, लेकिन बहरहाल बीबी जो थी वो एक पढ़ी लिखी खातून थी, वो एक दुनिया को देखने जानने पहचानने वाली खातून थी, वो एक एक्सपोजर रखने वाली खातून थी, उसकी एक पर्सनैलिटी थी, एक क्रिज्मा था, ठीक है, वो एक शख्सियत थी। अब आप बाद में उनकी सियासी जो करियर था उसके ऊपर बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और बड़े इल्ज़ामात भी थे, जैसे मैंने कहा वो एक बात। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ उन यानी बेनज़ीर के मुकाबले में आपने उतारा किसको, नवाज शरीफ को, और फिर आगे वैसी ही माशाल्लाह सारी फैमिली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना जुल्म किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि इस टाइप के लोगों को जो है वो कंधे देकर और इस तरह लॉन्च किए गए हैं सियासत में। मतलब अगर आप पहले तो आपको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए, आपका काम नहीं था, फिर अगर आप ये काम कर ही रहे थे तो कोई ढंग के पढ़े लिखे फैमिलीज़ और उस तरह के कोई लोग ईमानदार लेके आते आप सामने तो फिर बात भी थी। तो किस तरह के लोगों को जो है आपने लॉन्च भी किया और उसके बाद उनकी औलादों को भी आप हम पे मुसल्लत करने पर तुले बैठे हैं कि अब इनको भी कबूल करो भाई, इनको भी लेके चलो। माफ़ कर दें, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, ज़रा देख लें। अवाम किसी को पसंद करती या ना करती वो एक अलग कहानी है। अवाम नरेंद्र मोदी को उधर इंडिया में इलेक्ट कर ले वो एक अलग बात है कि अवाम ने इलेक्ट किया है, लेकिन आप तो ये जुल्म ना करते हैं ना कम अज़ कम। लेकिन क्या ही कहें और कहाँ पे बात को रोकें जाके। दूसरी तरफ आप देखिए कश्मीर में अब क्या हो रहा है। कश्मीर में तो जनाब एक बड़ा, आपको पता है, एहतजाज जारी है, तकरीबन 1 महीना हो गया है और अभी तक मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब उसके ऊपर जहाँ मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में मुकम्मल खामोशी है। आप देखिए पाकिस्तान में किसी जगह कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए या कश्मीर के हवाले से कोई भी मौक़िफ़ लिए, कोई मुज़ाहरा, कोई प्रोटेस्ट, कोई आपको आवाज़ उठती दिखाई नहीं देती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती दिखाई देती, कोई चीज़ नहीं, खामोशी। अलबत्ता लंदन में जो कश्मीरी हैं ओवरसीज़, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अगर आप देखें उसके मनाजिर तो वो हैरान कुन मनाजिर हैं। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी वहाँ पर जमा हैं और ये खासा बड़ा प्रोटेस्ट था। मतलब एक लम्हे को तो मुझे गुजरते हुए महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई बहुत कोई कश्मीरियों के ऊपर एहतजाज है। मैं समझी कोई उनका लोकल कोई एहतजाज है, और जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये ओवरसीज़ कश्मीरियों की इतनी बड़ी तादाद थी। और वहाँ पे अगर आप स्पीचेस सुने तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस कदर गमो गुस्सा है।
यानी वो कश्मीरी जो आपके ऊपर मर मिट रहे थे, आपके साथ मिलके जंग लड़ रहे थे भारत के खिलाफ, आपने उनको कितना अनॉय कर दिया है, वो कितनी ज़्यादा सख्त बातें कर रहे हैं और कितना उनको हर्ट किया हुआ है। तो अभी भी कोई इस बात के ऊपर कान धरने को तैयार नहीं है कि आप उनके साथ कोई बैठ के बातचीत कर लें, कोई मसले का मिल बैठ के हल निकाल कर कुछ सॉर्ट आउट कर लें। अभी भी वही पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू है। मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई सहाफ़ियों को फॉलो कर रही हूँ और वो मुसलसल ये बता रहे हैं कि कश्मीर में हालात ये हैं कि जो नून लीगी हैं वो अभी तक कैंपेन के लिए नहीं जा सके, बल्कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ज़रा आएँ तो सही हमारे पास कैंपेन के लिए। और फैमिलीज़ जाके जो है वो एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं, जिनका कभी कोई सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं रहा। तो जब ये वाली सिचुएशन है तो आप फिर क्या चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का साल हर साल का एक मौक़िफ़ है, तो उसको आप क्यों कमज़ोर कर रहे हैं अपनी एक किसी अना की खातिर या किसी एक पॉलिसी की खातिर? तो इस चीज़ के ऊपर जो है कोई हुकूमत का वर्जन सामने नहीं आता। उनकी जानिब से वर्जन्स क्या आते हैं, ये इंतशारी हैं और जनाब ये गद्दार हैं, ये इंडिया से अहकामात ले रहे हैं, ये उधर से लिंक्ड हैं, ये फ़लाँ हैं। वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट जो है वो आपको सुनाया जा रहा है और उसके ऊपर कोई सीरियस हमें विजन नज़र नहीं आता। अब ये अपनी तरफ से कश्मीरी कहते हैं, नवाज शरीफ साहब वगैरह भी अपने आप को, क्या किरदार अदा किया नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे कश्मीर का मसला हल करने के लिए? कोई आपको स्टेटमेंट नज़र आता है? और मरीम नवाज साहिबा मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, बड़ी वो अपनी तरफ से नून लीग की जो है वो लीडर भी हैं इस वक्त की, जो बड़ी कोई विजनरी लीडर हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि हर अहम मौके के ऊपर ये खातून खामोश होती हैं। कभी इनके मुंह से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप सुन लें, अगर इंडिया की जंग से लेकर आज तक आप देख लें कितने वाक़यात हुए हों, कभी आपको ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देती नज़र आए, कभी कहीं पे ये किसी महाज के ऊपर किसी के साथ खड़ी नज़र आए कि हाँ भाई ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। मैं जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। इवन पंजाब के भी कुछ इश्यूज़ पर जहाँ उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ जा सकता है, हमायत करना भी मुश्किल है, ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, तो वहाँ पे भी मोहतरमा खामोश रहती हैं। कहने को अपनी तरफ से बड़ी चैम्पियन है कि जनाब हम तो बड़े कोई विजनरी लीडर हैं और हम तो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी हैं। हालत ये है लीडरी की कि आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आप इस कश्मीर वाले इशू के ऊपर खड़े कहाँ हैं। अगर आप में इतना जुर्रत है, इतनी हिम्मत है, तो फिर आप क्लियरली खड़े होकर बात करें कि ये सब गलतदार हैं और गलत कर रहे हैं और हम इनको कुचलेंगे ताकत के ज़ोर से। और अगर नहीं आपका मौक़िफ़ ये, तो आप खुल कर कहें कि हम उनके साथ हैं और बात होनी चाहिए। मुँह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। बहरहाल देखते हैं कश्मीर वाला मामला कैसे सॉर्ट आउट होता है। दूसरी तरफ आलिया हमज़ा साहिबा ने भी कुछ ज़मीर जगाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से एक ओपन लेटर जो है वो जारी किया गया है चीफ जस्टिस साहब के नाम, और उन्होंने ये बात की है कि आप जेल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जेलों में कैदियों की हालत को बेहतर करने की बातें तो कर रहे हैं, अभी वो भी सिर्फ बातें ही हैं बाय द वे, लेकिन बहरहाल चलें बातें कर रहे हैं। लेकिन आपका काम तो ये होना चाहिए था कि आप अदालती निज़ाम को बेहतर करें। आपसे तो पहले सवाल ये होना चाहिए था कि अगर अदालती निज़ाम बेहतर होता, डिलीवर कर रहा होता, इंसाफ दे रहा होता, तो जेलों में इतनी बड़ी तादाद में कैदी होते ही ना। वो तो बाद की बात है कि उनकी हालत कैसी है, वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या जो है वो सख्तियाँ हैं या तकलीफ़ें हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई वो वहाँ हैं ही क्यों, उनका फ़ैसले क्यों नहीं हो रहे जिनके फ़ैसले होने हैं। अब मैं आज ये खबर पढ़ी थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये ज़िशान गुल नामी जो हैं एक कारकुन थे पीटीआई के, और ये कोई तकरीबन 1.5 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं। इनको भी केस में सज़ा हुई 9 मई के, उसके बाद ये जेल में भी रहे, फिर ये जेल से आए हैं बाहर तो 1.5 यानी ज़मानत वगैरह हो गई। उसके बाद इनकी जो है वो जैसे जेल से बाहर आए डेथ हो गई, जैसे बहुत सारे इनके वर्कर्स के साथ हो रहा है। आज 1.5 साल उनकी डेथ को हो गया है और उसके बाद जो अदालत का फ़ैसला आया है उसमें उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो शख्स जिसको इनकी जो डेथ हुई थी शायद कैंसर से हुई थी, अब वो बेचारा जेल में था, उसको जाहिर है कि बहुत कोई बेहतर ट्रीटमेंट भी नहीं मिला होगा, जो भी, और फिर जो बदनामी उसकी हुई जेल में रहने की वजह से, जो भी उसके साथ बेचारे ने जो सख्तियाँ काटी वो लहदा। उसके बाद अब अदालत जाके इंसाफ करी उसके मरने के बाद कि भाई वो तो बेकसूर था।
तो ऐसे निज़ाम इंसाफ का अचार डालना है कि जहाँ पर लोगों के गुजर जाने के बाद उनको इंसाफ मिले। तो पहला आपका काम तो ये होना चाहिए था कि आप अपना निज़ाम बेहतर करते। अभी भी ये लोग उसको बेहतरी की तरफ से छोड़िए, कोई सोच भी नहीं रहा कि इसको हमने कम से कम अपीलें सुन लें लोगों की, कोई फैसले कर दें। ईमान मज़ारी साहिबा सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जल्दी लगवा नहीं सकी हाई कोर्ट से, और आगे भी कोई लगने का इम्कान नहीं है। बाद में अगर आप साल बाद उन्हें बेगुनाह कह के छोड़ भी दें तो जो साल ईमान मज़ारी ने जेल में गुजारा उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये ज़ीशान गुल की, उसने जो टाइम जेल में गुजारा उसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा सका जेल में होने की वजह से, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी आंखें ख़राब हुई हैं, उनकी आंखों का ये ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना होने का जिम्मेदार कौन है? अभी भी इतने लोग इनके जो कोट लखपत जेल में 70+ जो रहनुमा हैं पीटीआई के, जिनको मुसलसल एक मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उनको आप अभी भी उनकी सज़ाएं देना तो दूर की बात है, अपीलें आप फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? आप यहाँ पर ये बैठ के सोच रहे हैं कि जनाब के कैदियों को जो है वो जेलों में सहूलत सही मिल रही है या नहीं मिल रही। भाई पहले सबसे मेन काम आपका ये इंसाफ डिलीवर करना, सहूलत डिलीवर करना बाद की बात है, पहले इंसाफ डिलीवर करें। क्यों नहीं मुकदमात लग रहे लोगों के, क्यों नहीं अपील्स लग रही कि वो किसी तरफ जाकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ भाई हमें ये सज़ा हमारी सही है या गलत है, उसके ऊपर फिर आगे अपील कर सकें। ये हालात हैं। तो आलिया हमजा साहिबा ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि याया अफरीदी साहब भी बस एक उनके सामने कोई इस्तदा करना, अपील करना ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।